हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमको कोई कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो हम लोग सब पढ़ के आ रहे होते हैं। सेकेंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। थर्ड में आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फोर्थ में आता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे बहुत सवाल आ रहे हैं। इस बार भी नेट में CSIR नेट में इससे सवाल आया था और हो सकता है कि सेट में इससे सवाल फिर डाले। और अगला आता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग जनरली एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ के छोड़ देते हैं और बाकी को पढ़ते ही नहीं है। बट आजकल ट्रेंड क्या कर रहा है, वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो आपसे एक्सेप्शन पूछेगा, वो आपसे एक्सेप्शन में पूछेगा बताओ एंटी है कि नॉन है कि एरोमेटिक है। फिर वो होमो एरोमेटिक पूछ रहा है, फिर कहीं कहीं वो क्वासी एरोमेटिक भी पूछ देगा। तो ये सब कुछ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, सेट के लिए, या फिर जेईई मेन या फिर नीट के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरोमेटिसिटी और उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं हम लोग कि एरोमेटिसिटी क्या है। तो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। तो एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिसिटी क्या है, एक सिर्फ प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। अब चेक करना है कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। तो हम लोग सिंपल देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। उसके लिए कुछ सिंपल रूल है। फर्स्ट रूल आता है कि कंपाउंड जो है वो होना चाहिए साइक्लिक। कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। साइक्लिक से मतलब क्या है, इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। मतलब साइक्लिक दिखा रहा हूं मैं, एरोमेटिक नहीं है बट साइक्लिक है। ये चेक करेंगे, ये भी साइक्लिक है, मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पर खत्म होना चाहिए, तो वो साइक्लिक कहलाता है। जैसे कि ये भी साइक्लिक है। मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं इसको तो साइक्लिक नहीं है। हम देख रहे हैं शुरू यहां से कर रहे हैं, खत्म यहां हो रहा है। ये स्ट्रक्चर इनक्लोज नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ठीक है, सेकंड देखते हैं कंडीशन क्या होता है। सेकंड कंडीशन होता है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंपाउंड में होना चाहिए कंपाउंड में होना चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरे रिंग में मूवमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पूरे रिंग में मूवमेंट होना चाहिए। अगर किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। इसको देखने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप सिंगल डबल ऐसे गिनो। लगातार 2 सिंगल नहीं आने चाहिए, बस लगातार 2 सिंगल नहीं आने चाहिए, इतना सिंपल है। मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम लेते हैं बेंजीन। तो अगर मैं यहां चेक करूं तो यहां से शुरू करूंगा मैं, तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कहीं पर भी लगातार 2 बार सिंगल बॉन्ड नहीं आया मतलब वो कंप्लीट कंजुगेशन में हो रहा है उसमें। और इसमें हम लोग को लोन पेयर भी काउंट करना है, नेगेटिव चार्ज भी काउंट करना है, पॉजिटिव चार्ज को भी काउंट करना है। एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। और अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया तो शुरू करूंगा यहां से, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल। तो कहीं पर भी लगातार 2 सिंगल नहीं आया, यहां पर लगातार 2 सिंगल नहीं आया, बीच में क्या आ गया, प्लस। तो ये ट्रिक बोल सकते हैं इसको हम लोग, बहुत सिंपल है। और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं सिंपली एग्जांपल देखूं इसका, तो यहां भी क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल। तो 2 लगातार सिंगल नहीं आ रहा, यहां पर सिंगल के बाद नेगेटिव आ रहा है, फिर सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो लगातार अगर 2 सिंगल नहीं आएगा मतलब वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन उसमें है। या फिर सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए डीलोकलाइजेशन। केमिकल टर्म में बोलेंगे हम लोग कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इन द इंटायर रिंग। पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए डीलोकलाइजेशन, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, एग्जांपल ये आप लोग एग्जांपल नोट कर सकते हो इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी होता है वो होता है प्लेनरिटी, कि कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। अब देखो प्लेनर देखने का तरीका क्या है, या फिर प्लेनर देखने का जरूरत भी है कि नहीं, तो कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपके कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड प्लेनर ही होगा।
अगर आपके कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो प्लेनर ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए प्लेनरिटी जरूरी है। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और कॉन्जुगेशन हो रहा है तो प्लेनर भी होगा। मतलब ये दोनों आपस में कर रहे हैं कोरिलेट, अगर ये है तो ये भी होगा और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर भी बता दे रहा हूं मैं कैसे होता है प्लेनरिटी। तो प्लेनर जनरली होता है sp कार्बन और sp2 कार्बन। अगर कंपाउंड में सारे कार्बन या sp है या फिर sp2 है या फिर sp मिक्स्ड है तो वो कंपाउंड प्लेनर होगा। अगर यहां पर sp3 कार्बन आ गया, अगर sp3 कार्बन आ गया तो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। तो प्लेनरिटी के लिए कंडीशन क्या है, कार्बन जो है वो sp होने चाहिए या फिर sp2 होने चाहिए। ठीक है। एक और चीज, कार्बोकेटायन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोकेटायन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, कार्बोकेटायन is always planar, कार्बोकेटायन is always planar। और उसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, याद रखना कार्बोकेटायन is always planar, क्या होगा sp2। बट कार्बो एनायन में ऐसा नहीं है। अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में जा रहा है तब वो sp2 होगा। अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तब वो sp2 होगा, और अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो sp3 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो वो sp2 होता है। इस चीज को याद रखना, कार्बो एनायन अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो वो sp2 होता है। वही अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो हो जाएगा sp3। ठीक है। मैं यहां पर एग्जांपल लिखकर दिखा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं सिंपल ये प्लस, सेकंड एग्जांपल भी इसी का बना रहा हूं मैं। अब वो देखो, हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी, तो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ये एरोमेटिक है कि नहीं बाद में देखेंगे। हम लोग पहले क्या देख रहे हैं कि ये इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है। एग्जांपल बाद में करेंगे इसका। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें बना दिया मैं कुछ ऐसा। ठीक है। तो मेरे पास से 3 कंपाउंड बना दिया मैंने। चलो देखते हैं। यहां हमको दिख रहा है कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो कार्बोकेटायन जनरेट हो गया तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा आपका sp2 कार्बन। यहां हमको दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, कहीं भी 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो क्या होगा, वो ये कार्बन कौन सा होगा sp2। यहां चेक करो, सिंगल सिंगल, 2 लगातार सिंगल आ गया, सिंगल सिंगल, मतलब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो ये कौन सा हो जाएगा sp3, और sp3 मतलब नॉन प्लेनर, और ये sp2 मतलब प्लेनर। समझ में आ गया कैसे चेक करते प्लेनरिटी। अगर कार्बोकेटायन है तो वो हमेशा क्या रहेगा sp2, और वो क्या रहेगा प्लेनर। बट अगर कार्बो एनायन है और कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो sp2 होगा, और अगर कार्बो एनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो sp3 होगा। सेम गोज फॉर लोन पेयर एज वेल। अगर लोन पेयर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो sp2 होगा, और अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो sp3 होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमोनिया। मैं अगर सिंपली अमोनिया प्लॉट करूंगा तो अमोनिया ऐसे होता है, तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, अमोनिया में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये sp3। समझ में आ गया। तो 3 कंडीशन होता है, पहला साइक्लिक, अगर स्ट्रक्चर जो है वो इनक्लोज्ड है तो साइक्लिक। कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने का सिंपल ट्रिक है, 2 लगातार सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, बस। फिर आप प्लस को भी गिनो, माइनस को भी गिनो, सबको गिनो, 2 लगातार सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। थर्ड में क्या है, प्लेनरिटी। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है तो डेफिनेटली प्लेनर ही होगा, और अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो प्लेनर भी नहीं होगा। बट फिर भी तरीका क्या है,
कार्बन अगर sp हुआ, sp2 हुआ तो वो प्लेनर होता है। और कैसे चेक करते हैं? कार्बोकेटायन हमेशा sp2 होगा। अगर लोन पेयर कार्बोएनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो sp2, और अगर लोन पेयर और कार्बोएनायन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो sp3। यहां मैं 2-3 एग्जांपल भी लिखकर दिखा दिया, तो फटाक से आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करता हूं इसको। हम लोग 3 प्रॉपर्टी देख लिए, साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी। हम लोग 4th रूल देखते हैं, जो कि बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और लगभग इसी से हमारा एरोमेटिसिटी डिसाइड हो जाता है कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, एंड दैट इज हकल रूल। एंड दैट इज हकल रूल। सिंपल क्या है वो? हकल रूल है, बहुत सिंपल है। हकल रूल मतलब क्या होता है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कंपाउंड्स कंटेनिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये इसका 4th रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं हकल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, या फिर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? और वेयर n should be 0, 1, 2, 3 and so on। तो इसको हम लोग बोलते हैं हकल रूल। मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चेक करते हैं, अगर मैं n बराबर 0 रख दिया, अगर मैं n=0 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 4 × 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कितना पाई बॉन्ड होगा? सिंपली एक पाई बॉन्ड होगा। बहुत सिंपल है। अगर मैं n=1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 4 × n की जगह 1 + 2, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब कितने पाई बॉन्ड आ गए? 3 पाई बॉन्ड आ गए। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है। वैसे ही मैं लास्ट निकाल रहा हूं, n= अगर मैं 2 कर दिया तो क्या होगा? 4 × 2 + 2, 4 2 = 8, 8 + 2 10। तो यहां पे क्या आएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पाई बॉन्ड होंगे इसमें? एक में अगर 2 रहते हैं तो 5 पाई बॉन्ड। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, अगर कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना का नंबर बढ़ रहा है? 4 का नंबर बढ़ रहा है। यहां कितना बढ़ रहा है? 4। तो नेक्स्ट पे कितना बढ़ेगा? 44 बढ़ गया। फिर नेक्स्ट कितना बढ़ेगा? 4, कितना होगा? 18। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ 1 3 5 सारे ऑड नंबर है ना, यहाँ क्या होगा? 7 पाई बॉन्ड। 1 3 5 7 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 9 पाई बॉन्ड। शायद समझ में आ गया होगा। तो हकल रूल मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हकल रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हकल रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे आसान तरीका है, आपको डबल बॉन्ड गिनना है। अगर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हमको दिख रहा है 1 3 5 7 9। तो अगर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है तो वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसको मिटा के मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सिंपली मैं लिख सकता हूं compounds containing odd number of pi bonds।
हकल रूल मतलब अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो हकल रूल को फॉलो करेगा, या फिर अगर कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हुआ तो भी वो हकल रूल को फॉलो करेगा। अब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में सिर्फ पाई बॉन्ड्स को नहीं देखना है, नेगेटिव चार्ज को भी देखना है और लोन पेयर को भी देखना है। पाई बॉन्ड्स में सिर्फ पाई बॉन्ड को नहीं, नेगेटिव चार्ज को भी देखना है और लोन पेयर को भी देखना है। क्लियर? तो ये 4 कंडीशन था एरोमेटिक कंपाउंड का। फर्स्ट साइक्लिक होता है, सेकंड जो होता है वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाला रहेगा, थर्ड जो रहेगा वो प्लेनैरिटी वाला रहेगा और फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा हकल रूल। कैसे देखते हैं हकल रूल को? अगर कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ गया तो वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। एग्जांपल चेक कर लेते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या हो गया? बेंजीन हो गया। हमको दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, तो ऑड है नहीं, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब इसको फॉलो करेगा। और चेक कर लेते हैं। मैंने कहा नेगेटिव को भी काउंट करना है, तो 1 2 एंड 3। यहां भी कितने पाई बॉन्ड्स है? यहां भी हो गए 3 पाई बॉन्ड्स, तो ये भी ऑड हो गया, ये फॉलो कर रहा है हकल रूल को। और एक देख लेते हैं। यहां चेक कर लो, यहां एक ही पाई बॉन्ड है, प्लस को पाई बॉन्ड में मत गिनना, प्लस जो है वो वैकेंट है। कार्बोकेटायन को पाई बॉन्ड में काउंट नहीं करना है, मैंने सिर्फ कहा है पाई बॉन्ड को काउंट करना है, नेगेटिव चार्ज को काउंट करना है और लोन पेयर को काउंट करना है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है, लोन पेयर को काउंट करना है और नेगेटिव चार्ज को काउंट करना है। पाई बॉन्ड्स में सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट करना है, लोन पेयर को काउंट करना है, नेगेटिव चार्ज को काउंट करना है, कार्बोकेटायन को काउंट नहीं करना है। तो यहां सिर्फ कितना है? 1 पाई बॉन्ड, मतलब ये भी ऑड है। तो ये तीनों हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तीनों साइक्लिक है, तीनों में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तीनों प्लेनर भी है और तीनों फॉलो कर रहे हैं हकल रूल को। तो ये तीनों क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है? वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो और प्रॉपर्टी है जो आजकल पूछना शुरू कर दिया है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, है ना। उनमें से एक है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, और इसी डायमैग्नेटिक नेचर के कारण एरोमेटिक कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिलहाल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब ये कैसे निकलता है? मैं 2-3 कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, वापस से बेंजीन ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये सबसे इजी है। वापस से इसको ड्रॉ करूंगा समझने के लिए, और वापस से मैं ड्रॉ कर दूंगा एक ये 3 चीज को। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो डायमैग्नेटिक नेचर है उसको हम लोग समझ सकते हैं फ्रॉस्ट साइकिल से। किससे? फ्रॉस्ट साइकिल से। फ्रॉस्ट साइकिल। फ्रॉस्ट साइकिल कैसे ड्रॉ होता है मैं दिखा रहा हूं, इन्हीं 3 कंपाउंड को दिखाऊंगा। सबसे पहले ड्रॉ करता हूं फ्रॉस्ट साइकिल में बेंजीन के लिए। तो कैसे ड्रॉ होता है? एक पॉइंट हमेशा नीचे रहेगा, नीचे एक पॉइंट है तो नीचे एक पॉइंट रहेगा, यहां पर 2 कार्बन है तो यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां पर भी 2 कार्बन दिख रहे हैं तो यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां पर एक ही कार्बन दिख रहा है तो यहां एक पॉइंट। क्लियर है? यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है तो यहां पर एक कार्बन है तो एक पॉइंट, यहां पर 2 कार्बन है 2 पॉइंट, यहां पर भी 2 कार्बन है 2 पॉइंट, यहां पर एक कार्बन है तो एक पॉइंट। क्लियर? कितने पाई इलेक्ट्रॉन से गिनते हैं इसमें? कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 एंड 3। 3 पाई बॉन्ड्स मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 6 को फिल करते हैं 1 2 3 4 4 5 एंड 6। हमको दिख रहा है फ्रॉस्ट साइकिल से कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। इस कारण कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। और इनके डायमैग्नेटिक नेचर को कौन प्रूव करता है? फ्रॉस्ट साइकिल। ठीक है, अब इसका बनाते हैं फ्रॉस्ट साइकिल। क्या बता मैं, एक पॉइंट हमेशा कहां होना चाहिए? नीचे, बट इसका पॉइंट ऊपर है तो इसको हम लोग घुमा देंगे। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो एक पॉइंट कहां जाएगा? नीचे। और जब मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसा 2 पॉइंट कहां चल देगा? ऊपर। 2 पॉइंट कहां चल दे रहा है? ऊपर। कितना पाई बॉन्ड है? सिर्फ
एक पाई बॉन्ड है, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 एंड 2 क्लियरली दिख रहा है। ये भी सारे पेयर्ड है, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, एक भी होता अनपेयर्ड, तो क्या होता वो पैरामैग्नेटिक। इसका चेक करते हैं। मैं क्या बोला हूं, एक पॉइंट कहां होना चाहिए, नीचे, लेकिन इसमें एक पॉइंट कहां है, ऊपर। तो इसको पकड़ेंगे ऐसे और इसको ऐसे घुमा देंगे। फिर से दिखा रहा हूं, इसको ऊपर पकड़ा, नीचे पकड़ा और ऐसे पूरा उल्टा घुमा दिया मैं इसको, तो एक पॉइंट कहां जाएगा, नीचे, और ये कहां चल देगा, इस तरफ और इस तरफ, और ये दोनों कहां चल देगा, इस तरफ और इस तरफ। समझ में आया? इसको ऐसे पकड़ा और पूरा उल्टा घुमा दिया, तो ये वाला नीचे आ गया, ये दोनों वाला यहां आ गया और ये दोनों वाला ऊपर आ गया। क्लियर है? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? पाई बॉन्ड में नेगेटिव को भी काउंट करना है, तो 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भरते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियरली दिख रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हेंस इट इज डायमैग्नेटिक। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल था। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। एरोमेटिक कंपाउंड में ही आगे एक और चीज आता है, वो बहुत सिंपल होता है, वो होता है जो एरोमेटिसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस एनर्जी के, और ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ये सवाल आजकल स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं कि जब द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो हमको स्टेटमेंट्स पता होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी जो है प्रोपोर्शनल है रेजोनेंस एनर्जी के, और रेजोनेंस एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। मतलब जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना हाई होगा रेजोनेंस एनर्जी, और उतना हाई क्या होगा, स्टेबिलिटी। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये वाला एक स्टेटमेंट है जो हमको याद होना चाहिए। जितना ज्यादा एरोमेटिसिटी होगा उतना ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली बना दूं, वापस से बेंजीन ही बना रहा हूं मैं, और इस बार कुछ अलग बनाते हैं। यहां बना दिया मैं इसको, हमको दिख रहा है कि ये एरोमेटिक है, और ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट ये होता है एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक है वो क्या होगा, स्टेबल। तो ये एरोमेटिक है, तो ये क्या होगा, स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। समझ में आया? अगर हमको कंपेयर करना ही है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर हमको कंपेयर करना ही है तो हम कंपेयर कर सकते हैं थायोफीन में, पायरॉल में और फ्यूरॉन में। थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरॉन, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, यहां पर H भी आता है, और इसके पास भी लोन पेयर। अब एक चीज देखना, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसको मैं क्या बोला था, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में काउंट करना है, तो 1 2 3 4 मत कर देना। यहां पर 2 लोन पेयर है, दोनों को मत काउंट कर देना, क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन क्या था, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और थर्ड कंडीशन क्या था, प्लेनैरिटी। इसमें ये और कोई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक लोन पेयर ऐसा होगा इसके पैरेलल, और एक लोन पेयर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो लोन पेयर पैरेलल है, जैसे कि कैसे होता है कॉन्जुगेशन देखते हैं, ये हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूं फिलहाल समझाने के लिए। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और ये ऐसा होता है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये सब जो है वो आपस में पैरेलल है, ये सब जो है वो आपस में पैरेलल है। तो जो पैरेलल है वही सिर्फ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और मैं अगर इसको बना दूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया है इसके, तो ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, अगर मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करूं इसको, फ्यूरॉन को, तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर
इन सब के पैरेलल है, तो जो लोन पेयर इन सब के पैरेलल होगा वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर इसके परपेंडिकुलर है, इसका ये लोन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको छुपा दूं तो कितना हो गया 1 2 एंड 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। ठीक है, अब सवाल यह है कि इन तीनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन है। हमको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, और इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। तो क्योंकि सल्फर जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण सल्फर अपने लोन पेयर को इजीली रिंग में डीलोकलाइजेशन के लिए छोड़ देगा। बट क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को छोड़ेगा ही नहीं तो वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इस कारण इसका एरोमेटिसिटी सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा ही नहीं कॉन्जुगेशन में। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही जो सल्फर है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली भेज देगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा, थायोफीन, फिर कौन सा होगा, पायरॉल, फिर लास्ट में क्या होगा, फ्यूरान। तो ये ऑर्डर हो गया इनके एरोमेटिसिटी का, और यही ऑर्डर किसका होगा, रेजोनेंस एनर्जी का, और यही किसका ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का। शायद समझ में आ गया होगा, यही ऑर्डर एरोमेटिसिटी का, यही ऑर्डर रेजोनेंस एनर्जी का, यही ऑर्डर स्टेबिलिटी का। रीजन क्या है, ऑक्सीजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल ऑफ देम, तो इस कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजता ही नहीं है। जो सल्फर है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिंग में भेज देता है। समझ में आ गया? वेरी गुड, इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं एक और पॉइंट दिखाने वाला हूं वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछता, बट थोड़ा सा ही छोटा सा ही टॉपिक है तो कर लेने में कोई बुराई भी नहीं, एंड इट इज NiCS। NiCS सिंपल होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट। न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट। सिंपल डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर NiCS वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, अगर NiCS वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो वो एरोमेटिक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। और अगर NiCS वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। सवाल ऐसे ही आएगा, कोई थ्योरी नहीं आएगा। अगर NiCS का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट। अगर NiCS वैल्यू नेगेटिव है तो एरोमेटिक, अगर NiCS वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो एंटी एरोमेटिक। सवाल बहुत सिंपल आएगा, अगर आएगा तो मैं दिखा रहा हूं कैसे सवाल आएगा। मैं ड्रॉ करता हूं, यहां ड्रॉ कर लिया मैं बेंजीन, यहां ड्रॉ कर लिया मैं नेफ्थलीन, अब मैं यहां ड्रॉ कर लिया फिनोल्फथलीन। मैं फिलहाल डबल बॉन्ड को नहीं दिखा रहा हूं। तो ये है -10.6, ये है -10.8, -10.8, और यहां वैल्यू है इसका -9.9, -9.9, -13.1, हाँ ये तीन वैल्यू है। क्लियरली हमको दिख रहा है कि NiCS वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। बस इतना ही सवाल आएगा। जो NiCS वैल्यू है वो नेगेटिव है तो क्या होगा, एरोमेटिक। इतना ही सिंपल सवाल आएगा। यहां चेक करेंगे NiCS वैल्यू यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव कहां है, सेंटर पे, मतलब जो एरोमेटिसिटी है वो रिंग के बीच में बढ़ रहा है। जहां पे NiCS वैल्यू ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा एरोमेटिक, तो यहां पर NiCS वैल्यू जो है वो रिंग के बीच में ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो ये क्या होगा, ज्यादा एरोमेटिक। तो तीनों क्या होगा, एरोमेटिक। बट इसका एरोमेटिसिटी रिंग के बीच में आने पर बढ़ रहा है,
है, क्योंकि यहाँ का NaCS वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल था। अब तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है इससे, अगर आएगा तो अब हम तैयार है क्वेश्चन के लिए। NaCS वैल्यू नेगेटिव आ गया तो एरोमेटिक, पॉजिटिव आ गया तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। और जनरली NaCS वैल्यू जो है वो रिंग के अंदर जाने पर बढ़ रहा होता है। जनरली NaCS वैल्यू जो है वो रिंग के अंदर जाने पर बढ़ रहा होता है। हमको क्लियरली यहाँ दिख भी रहा है कि रिंग के अंदर गए तो NaCS वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है, ये वाला A, B की C। ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है, B वाला, क्योंकि यहाँ पर NaCS वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। समझ में आ गया? ये था NaCS वैल्यू, न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट। बहुत इजी था, इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स में इतना काफी है, इसके बाहर जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं पूछता और कुछ खास है भी नहीं इसमें इसके बाहर। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सिंपल है। अगर एरोमेटिक समझ में आ गया तो ये भी बहुत समझ में आ जाएगा इजीली। यहां भी लगभग सेम ही रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, क्या होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है बता दिया मैं। सेकेंड रूल क्या होता है, क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। थर्ड रूल क्या है, क्या होना चाहिए, प्लेनर। थर्ड रूल क्या है, क्या होना चाहिए, प्लेनर। फोर्थ रूल समझना क्या होता है। फोर्थ रूल सिंपल होता है कि डज नॉट फॉलो हकल रूल। डज नॉट फॉलो हकल रूल। तो इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीन तो हमको पता ही है। सिंपल चेक करेंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और वेयर n is equals to 1 2 3। एक चीज याद रखना है कि एरोमेटिक में n स्टार्ट हो रहा था 0 से, एंटी एरोमेटिक में n स्टार्ट होता है 1 से। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। इफ n is equals to 1 तो क्या होगा, 4 into 1 is equals to 4। क्लियर? मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 1 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे, इसमें होंगे 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि हम लोग पढ़कर आए हैं कि 1 पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई बॉन्ड में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां चेक करते हैं, 2 करते हैं, 4 into 2, 4 2 जा 8, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई मतलब कितने बॉन्ड होंगे, 4 पाई बॉन्ड होंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ऐसे निकालते हैं हम लोग। वैसे ही यहां पर अगर मैं 3 करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पर 3 करूंगा तो कितना होगा, 4 into 3 मतलब 12, मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई बॉन्ड होंगे, 6 पाई बॉन्ड्स। एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब सारे वैल्यूज क्या आ रहे हैं, इवन। सारे वैल्यूज क्या आ रहे हैं, इवन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक में क्या था, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसको उतारो, मिटा रहा हूं ना मैं। तो हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सिंपल लिख सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो 4 रूल है, साइक्लिक होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर होगा, हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसको अगर भूल भी जाए तो सिंपल क्या याद करना, कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमको पाई बॉन्ड भी काउंट करने हैं, लोन पेयर भी काउंट करने हैं, और नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करना है। क्लियर? एग्जांपल चेक करते हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लिखूं, एक कॉमन एग्जांपल ये हो जाता है। तो हमको दिख रहा है कि ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कहीं पर भी 2 लगातार सिंगल नहीं आ रहा, मतलब कॉन्जुगेशन भी है, और कॉन्जुगेशन भी है तो मतलब प्लेनर भी होगा। और कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड मतलब इवन की ऑड, इवन मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अगर डबल बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में है तो एंटी एरोमेटिक, पाई बॉन्ड जो है वो ऑड नंबर में हुआ तो एरोमेटिक। क्लियर? इसको रख कर रहा हूं मैं, अब बातें इस पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे सवाल अलग अलग टाइप से निकलता है। चलो मिटा रहा हूं मैंने इसको। हम लोग बात करते हैं थोड़ा साइक्लोब्यूटाडाइन पे। उसके पहले एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कि इट इज paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature. And what is the meaning of paramagnetic here? कि it will contain an unpaired electron of it will contain an unpaired electron. Clear? चेक करते हैं। हाँ, ये हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉस्ट साइकिल। क्या यूज करते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रॉस्ट साइकिल। और इसमें क्या होता है? एक पॉइंट क्या होता है? नीचे, और हमको क्लियरली दिख रहा है कि कोई पॉइंट नीचे नहीं है। क्या करूंगा देखना, मैं इसको यहां से पकड़ा कोने से पकड़ा और इसको घुमा दिया ऐसे, इसको इस कोने से, इसको इस कोने से, और इसको घुमा दिया ऐसे। ठीक है? कैसे बनेगा ये बन जाता है हमारा कुछ ऐसे। अगर मैं इसको घुमाऊं ऐसे बनेगा ना? हाँ, तो कैसे आएगा देखो, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक, और यहां पर एक। क्लियर? कितने पाई बॉन्ड है? 1 and 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 को फिल करो, 1 2 3 और 4। क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया? तो इस कारण एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और समझ में किससे आ रहा है हमको? फ्रॉस्ट साइकिल से। समझ में आया? क्लियर है? चलो ठीक है, इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना, पैरामैग्नेटिक होता है, एरोमेटिक जो है डायमैग्नेटिक होता है। इससे सवाल आता है सेंटेंस बेस, कि सेंटेंस में लिखा रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का। मैं सिंपली अगर बना दूं साइक्लोब्यूटाडाइन, अब एक और सवाल आता है, एक ऐसे बना देगा और एक ऐसे बना देगा। ठीक है? मैं एक तरफ बना रहा हूं बेंजीन, ध्यान से देखना, बेंजीन को मैं बना दिया हूं ऐसे। हमको पता है इसमें होता है डिक्लोरेशन, तो इस साथ में कैसे बन जाएगा? इसको चाहे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना? अब बेंजीन में क्या है ना कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। बेंजीन में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, तो हम चाहे डबल बॉन्ड को यहां दिखाए, यहां दिखाए, यहां दिखाए, यहां दिखाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। बट साइक्लोब्यूटाडाइन में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, इसका जो शेप है वो स्क्वायर नहीं है, इसका जो शेप है वो होता है रेक्टेंगुलर, वो होता है रेक्टेंगल। इसका शेप क्या होता है? रेक्टेंगल। मतलब ये बॉन्ड लेंथ अलग है और ये बॉन्ड लेंथ अलग है, मतलब इसका लेंथ अलग है और इसका लेंथ अलग है, तो क्या शेप आ गया? रेक्टेंगल। अगर ये स्क्वायर होता तो ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होता। बट क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है, इस कारण ये बॉन्ड लेंथ अलग है, ये बॉन्ड लेंथ अलग है। समझ में आया? तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है तो इन दोनों को अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां चेक करो, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये सब बॉन्ड लेंथ सेम है। और इस कारण मैं चाहे डबल बॉन्ड को यहां दिखाऊं या यहां दिखाऊं, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सवाल आता है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का बात करूंगा तो क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ अलग है तो इनको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम, यहां पर बॉन्ड लेंथ अलग है, तो दीज टू आर आइसोमर्स। ये क्या हो जाएगा? आइसोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि साइक्लोब्यूटाडाइन अगर ऐसे और ऐसे बना के दे दे और वो बोल दे कि क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो नहीं। और रीजन क्या है उसका? क्योंकि इसका शेप कैसे होता है?
रेक्टेंगुलर, इसमें ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है, इसका ये दोनों क्या होगा आइसोमर्स। लेकिन बेंजीन में सारे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं सेम, इस कारण बेंजीन में अगर ये बनाए और ये बनाए तो ये क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया? क्लियर ना? रीजन क्या है? डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं इसका हम लोग। अब मैं एक सिंपल पॉइंट लिखा रहा हूं यहां पर साइक्लोब्यूटाडाइन रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, है ना। और क्या होता है पेरीसाइक्लिक मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा क्या होता है पेरीसाइक्लिक। पेरी मतलब क्या, साइक्लिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमता है, वो हम लोग पढ़ेंगे कभी और किसी और वीडियो में। तो यहां हम लोग अगर चेक करूं तो मैं लिखता हूं साइक्लोब्यूटाडाइन कैन act as diene as well as डाइनोफाइल। मतलब साइक्लोब्यूटाडाइन डाइन टाइप भी एक्ट कर सकता है, डाइनोफाइल टाइप भी एक्ट कर सकता है। डाइन डाइनोफाइल होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर ना। डाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, डाइनोफाइल जो है वो अपने लुमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। होमो लुमो क्या है हम लोग सब पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अभी के लिए समझ लो इतना कि साइक्लोब्यूटाडाइन को हम लोग एज अ डाइन भी एक्ट कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं एज अ डाइनोफाइल भी। क्लियर? ये अपने होमो से इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपने लुमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नहीं मिटाता इसको। हाँ एक और चीज, क्योंकि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल होते हैं ना। सबसे स्टेबल क्या होता है, सबसे स्टेबल क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से कम स्टेबल क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इससे भी कम स्टेबल क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे स्टेबल एरोमेटिक, उससे कम स्टेबल नॉन एरोमेटिक, सबसे अनस्टेबल कौन होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो और ये साइक्लोब्यूटाडाइन क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा अनस्टेबल। क्या होगा ये अनस्टेबल। अब मैं कुछ बता रहा हूं वो सुनना, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो फिर वेट करना जब मैं पढ़ाऊंगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, उसमें समझ में आएगा और अच्छे से। तो क्योंकि ये अनस्टेबल है तो अगर कोई एक ऐसा चीज नहीं है जो इसको पकड़ के अलग कर ले, क्योंकि साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक है और बहुत अनस्टेबल है, इस कारण अगर कोई इसको पकड़ के अलग कर दे रहा है तब तक तो ठीक है, और अगर कोई इसको पकड़ के अलग नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई इसको ट्रैप नहीं कर पा रहा है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन तुरंत होगा डाइमराइज। और ये डाइमराइज होकर बनाता है कुछ ऐसे कंपाउंड। क्लियर? और हमको क्लियरली दिख रहा है ये क्या है नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में अगर कोई ट्रैपिंग एजेंट नहीं डला हुआ है तो साइक्लोब्यूटाडाइन बीइंग वेरी अनस्टेबल डाइमराइज इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ में आया? क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबलर देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल था, इस कारण ये तुरंत डाइमराइज हो गया और क्या बना लिया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी की बात करेंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर हमको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब साइक्लोब्यूटाडाइन को डाइमराइज होने से रोकना है, अगर हमको साइक्लोब्यूटाडाइन को डाइमराइज होने से रोकना है तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि इस पे बल्कि ग्रुप लगा दो। दिखा रहा हूं मैं, अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लगा दिया, ओ मिस कर रहा हूं मैं, अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लगा दिया तो बहुत बल्कि ग्रुप है ये। तो अगर ये बहुत बल्कि है मतलब इसके पास अगर बड़ा बड़ा ग्रुप है, अगर साइक्लोब्यूटाडाइन में अगर बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो डाइमराइज ही नहीं होगा। अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइन में बल्कि ग्रुप लगा दूंगा तो डाइमराइज ही नहीं हो पाएगा, और डाइमराइज ही नहीं होगा तो हमको ये इसी फॉर्म में कुछ टाइम के लिए मिल सकता है। समझ में आया?
शुरुआत करते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो डाइन के टाइप भी एक्ट कर सकता है डाइनोफाइल के टाइप भी। अगर साइक्लोब्यूटाडाइन में कोई ट्रैपिंग एजेंट नहीं डला हुआ है तो साइक्लोब्यूटाडाइन बीइंग वेरी अनस्टेबल तुरंत डाइमराइज होगा, क्या बनाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम चाह रहे हो कि साइक्लोब्यूटाडाइन को ऐसे ही रखना है तो उसका सिंपल तरीका है कि हमको लगाना पड़ेगा हिंडर्ड ग्रुप। अगर मैं लगा दूंगा हिंडर्ड ग्रुप, बल्कि ग्रुप लगा दूंगा मैं, तो डाइमराइजेशन स्लो हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको मिटा के आगे बढ़ते, समझ में आया ना। अगर मैं इसको ऐसे ही चाहता हूं तो क्या लगा दूंगा, यहां पर मैं बल्कि ग्रुप लगा दूंगा, जिससे इसका डाइमराइजेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा और हमको कुछ टाइम के लिए ये ऐसे ही मिल जाएगा। समझ में आया इतना? चलो इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं अगला टॉपिक, और वो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बहुत सारे रूल भी है, बट रूल में जाने की कुछ खास जरूरत है नहीं, फिर भी रूल लिखवा दे रहा हूं मैं। ये होगा साइक्लिक। सेकेंड, इसमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, बताइए, इसमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और डेफिनेटली ये हकल रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। मतलब इस साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। प्लेनर चाहे तो हो सकता है, प्लेनर चाहे तो नहीं भी हो सकता, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं मैं अगर इसको ऐसे बना दूं कुछ चीज को, हाँ, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो अगर मैं सिंपल लॉजिक लगाया, अगर मैं सिंपल, हाँ एक और चीज, ये होता है नॉन प्लेनर, ये होगा नॉन प्लेनर। चलो देखते हैं, हमको अगर मैं क्लियरली देखे तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, कहीं लगातार दो सिंगल नहीं दिख रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, प्लेनर है कि नहीं वो क्या सवाल है। तो अगर मैं प्लेनरिटी को कुछ टाइम के लिए छोड़ू और सिंपल पाई बॉन्ड गिनूं तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड दिख रहा है। 4 मतलब इवन मतलब क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बट ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें बहुत हिंड्रेंस होता है, इस कारण ये एग्जिस्ट करता है टब शेप में। कैसे एग्जिस्ट करता है ये, टब शेप में, ये एग्जिस्ट करता है टब शेप में। थोड़ा सा रुकेंगे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एग्जिस्ट करता है टब शेप में। ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। क्लियर? ये एग्जिस्ट करता है टब शेप में। 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, और ये टब शेप जो होता है, और जो टब शेप होता है वो होता है नॉन प्लेनर। ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको करने का आसान तरीका है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के अलावा एक्सेप्शन देख लो। जो एक्सेप्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ये किस शेप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में। और क्यों करता है, ड्यू टू हिंड्रेंस। उतारो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक दो सवाल और देखते हैं इसका। अगर मैं सिंपली ये बना लूं, हाँ, और अगर मैं इसको दिखा दूं कुछ ऐसे, हाँ, तो मेरे को इससे क्या समझ में आ रहा है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, कंजुगेशन में है, तो कहीं पर भी दो लगातार सिंगल नहीं आ रहा। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कहीं लगातार दो सिंगल नहीं आया, मतलब कंजुगेशन भी है। कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो हो सकता है हम 5 पाई बॉन्ड को देख के बोले 5 तो ऑड होता है, और ऑड मतलब क्या बोल देंगे इसको, एरोमेटिक। बट हम लोग यही गलत हो जाएंगे। इसमें चेक करना, इसमें ये H और इस H, ये दो H दिख रहा है,
इन दो H में होगा हिंड्रेंस, इन दो H में होगा हिंड्रेंस, और इन दो H के हिंड्रेंस के कारण इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, जो शेप है वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। क्योंकि इनमें इन दो H में हिंड्रेंस होगा, तो इन दो H में हिंड्रेंस के कारण इसका शेप कैसे हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और जैसे ही ये नॉन प्लेनर हुआ तो क्या बन जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? अगर मैं सिंपल रूल लगाऊंगा तो मैं क्या काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, बट गलत हो जाएगा ये। यहां पर ये दो H हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और ये क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलिए, अगर मैं चाहूं इस नॉन एरोमेटिक को कन्वर्ट करना एरोमेटिक में, अगर मैं चाहूंगा कि मैं इस नॉन एरोमेटिक को कन्वर्ट कर पाऊं एरोमेटिक में, तो क्या करना पड़ेगा? चलो इसको तो और आगे देखते हैं। उतार रहा हूं मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। क्लियर है? चलो चलिए देखते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ था हमारा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था हमारा, हम देखे थे यहां हिंड्रेंस आएगा, इन दो H के कारण हिंड्रेंस आ रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर को बनाना हो प्लेनर तो दो तरीका है। फर्स्ट तरीका है कि मैं करा दूं साइक्लाइजेशन, मैं करा दूं साइक्लाइजेशन, मतलब मैं इन दोनों कार्बन को जोड़ दूं। तो देखना क्या बन जाएगा, जैसे ही मैं इन दोनों कार्बन को जोड़ूंगा मेरे पास बन के आ जाएगा ये, जैसे ही मैं इन दोनों कार्बन को मर्ज करूंगा तो ये बन जाएगा। अब ये क्या था, ये था नॉन एरोमेटिक, बट जैसे ही मैं इसको जोड़ा अब ये साइक्लिक भी हो गया, कहीं हिंड्रेंस भी नहीं है, 5 डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, मतलब ऑड भी हो गया है, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक। तो ऐसे सवाल भी बहुत कॉमनली पूछता है एग्जाम में कि इसको देख के बोलेगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे एरोमेटिक, तो इसको कैसे बनाएंगे एरोमेटिक, अगर हम लोग कर देंगे सिंपली इसका साइक्लाइजेशन। एक और तरीका है, अगर मैं इसका ब्रिजिंग कर दूं, अगर मैं इसका ब्रिजिंग कर दूं मतलब इन दो कार्बन को ऊपर किसी और एक कार्बन से जोड़ दूं, तो देखना क्या होगा। अगर मैं इसको और इसको ऐसे किसी दूसरे कार्बन से जोड़ दूं तो क्या बनेगा, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है और यहां बॉन्ड है। अब देखना क्या है, ये वाला कार्बन प्लेन से ऊपर उठ गया है, ये वाला कार्बन जो है वो प्लेन से ऊपर उठ गया है, मतलब ये जो है वो कॉन्जुगेशन में कुछ डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन प्लेन से ऊपर उठ गया है, तो ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। तो हम लोग सिंपल गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर कोई H बचा भी नहीं है, पहले यहां पर H था जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, अब यहां पर कोई H बचा ही नहीं है जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। यहां पर दोनों बॉन्ड को मैं एक कार्बन से ऊपर जोड़ दिया, ब्रिजिंग में डाल दिया, और ये प्लेनर से प्लेन में नहीं है, तो ये प्लेनरिटी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, साथ में कॉन्जुगेशन में कुछ इफेक्ट भी नहीं डाल रहा है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड दे तो ये एक्चुअल में क्या है, नॉन एरोमेटिक, और उसका रीजन क्या है, इन दोनों H में क्या है, रिपल्शन। और अगर मेरे को इसको बनाना हो एरोमेटिक तो दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, साइक्लाइजेशन, दूसरा तरीका क्या है, ब्रिजिंग। समझ में आया? इसी के कारण, इस एक एक्स्ट्रा एटम के कारण ही हम लोग का जो नया कंसेप्ट आता है वो डेवलप हुआ, और वो है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक दो एग्जांपल नॉन एरोमेटिक के हम लोग और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब एंटी एरोमेटिक, बट नहीं, यहां पर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो इसका जो प्लेनरिटी है वो डिस्टर्ब होकर क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? ये एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल क्या लिखाया था मैं,
ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल क्या लिखाया था मैं, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, और ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसका रीजन क्या है, यहां पर दो टर्म क्या होगा, हाइड्रोजन, जिसमें होगा रिपल्शन। और अगर इसको बनाना हो एरोमेटिक तो तरीका क्या हो जाएगा, इसको ब्रिजिंग में डाल दो किसी और के साथ, ठीक है। और इसी ब्रिजिंग में के कारण हमारा अगला कंसेप्ट डेवलप होगा जो है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हम लोग उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आजकल होमो एरोमेटिक कंपाउंड से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आ रहे हैं, तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इस बार सेट में भी एक दो सवाल आ जाए, क्योंकि इस बार नेट में आ चुका है, तो हो सकता है सेट में भी सवाल आ जाए होमो एरोमेटिक कंपाउंड से। तो जितना आज हुआ, अगर उसमें कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।